सो हाय गाइस। सो मैंने कहा था जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग वगैरह, तो उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रू पीपीटी। अब हमने बात करी थी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। अब हम इसमें कवर करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है। इसमें चेंजेस क्या हुए हैं वो हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कितना परसेंटेज है। पर उससे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक पकड़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स का, मतलब क्या। सी आपको स्ट्रक्चर पता होने के लिए आपको ये पीपीटी देखनी है। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक्स आप कह सकते हैं कि क्लासिफाई किस में हो रहे हैं। क्लासिफाई हो रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अगेन इसको दो चीज में आप क्लासिफाई करेंगे, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी सिंगल एंड मल्टी स्टेट। फॉर एग्जांपल सिंगल स्टेट में आप स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड होते हो, वेयर एज इन मल्टी स्टेट आप कहां पर रजिस्टर्ड होते हो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सो वेन यू टॉक अबाउट कोऑपरेटिव ना, कोऑपरेटिव एक मॉडल है। सो मैं कह सकता हूँ कि जैसे कोऑपरेटिव के अपने लोग होते हैं वो उन्हें सर्व करना प्रेफर करते हैं, तो कोऑपरेटिव के जैसे अगर अपने लोग हैं तो उन्हें वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेंड करेंगे। सिमिलरली आपने कंपनी सुनी होगी अमूल, वो इसी मॉडल पे काम करती है कि वो अपने जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं या उनके अपने जो लोग होते हैं वो उन्हें बेनिफिट ज्यादा देता है। दैट्स द मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव। फर्दर इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन देखिए, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था उसका प्राइमरली जो मैंडेट था वो था एग्रीकल्चर को सर्व करना। सिंपल है, प्राइमरी सेक्टर को सर्व करना। इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड है। जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो एक स्टेट लेवल पे होते हैं, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक, और एक पीएसीएस होता है जो विलेज लेवल। पीएसीएस मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये डायरेक्टली किसके साथ डील कर रहे हैं, ये डायरेक्टली जो है बोरोअर के साथ डील कर रहे हैं। सो इट्स अ डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन द बोरोअर एंड लेंडर। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही। इसी में मैं थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहता हूं कि क्या कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, ये डुअल रेगुलेशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कम अंडर द सुपरविजन और रेगुलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर अंडर द आरबीआई। सो अगर ये डुअल रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई की, तो आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम। सी प्रॉब्लम कैसे है, अब आप देखिए जैसे दिल्ली है। दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूटी। सो दिल्ली में क्या है कि दिल्ली की सुपरविजन में आप स्टेट गवर्नमेंट में भी है और सेंट्रल में भी है, अथॉराइज कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। तो अगर कुछ चीज, अगर मान लीजिए कुछ फेलियर हो जाता है, क्लाइमेट फेलियर है या ट्रांसपोर्ट सेक्टर फेलियर है वगैरह, तो ब्लेम गेम होना शुरू हो जाता है कि यार यहाँ पर दिल्ली में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लैक हो रहा है। तो स्टेट कहेगी यार सेंटर की वजह से हो रहा है, और सेंटर कहेगा नहीं स्टेट की वजह से हो रहा है। वो इसलिए है क्योंकि डुअल रेगुलेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लासिफाइड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड नहीं है। सेम कोऑपरेटिव बैंक्स में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट कर रहा है, एट द सेम टाइम आरबीआई भी रेगुलेट कर रही है। तो कल को अगर कोऑपरेटिव बैंक फेल हो जाएगा, तो आप इसमें एक नेगेटिव पॉइंट डाल सकते हो कि यार ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। दैट्स इश्यू। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि क्या है। ठीक। अब इसमें पीछे एक काफी अच्छी न्यूज चल रही थी कि यार कोऑपरेटिव बैंक्स में ना क्या होता है कि एक समझिए कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, जो दोनों के डिफरेंस क्या डिसाइड कर रहा है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कमर्शियल बैंक्स में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव है। शेयर होल्डर्स खुद नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रोफेशनलिज्म है वहां। वेयर एज वेन यू टॉक अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स ना, वहां शेयर होल्डर्स ही खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इस चक्कर में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बाकी करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट कुछ साल पहले मालेगांव कमेटी थी, मालेगांव कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड करा था कि यार बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, जो अब लागू हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर आपका यूसीबी का जो डिपॉजिट साइज है वो 100 करोड़ से ऊपर है, ओवर एंड अबव है, तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मैंडेटरी बन जाता है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ वॉच डॉग, इट्स लाइक अ वॉच डॉग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे एक नजर रख रहा है, सर्विलेंस रख रहा है कि कुछ करप्शन ना हो, कुछ बुक अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजों के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आएगा, विच विल ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, इसमें अभी भी अथॉराइज कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सबसे बड़ी अथॉरिटेटिव टेकिंग पावर है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जस्ट उनको देखने के लिए आई है। तो ये मालेगांव कमेटी की रिकमेंडेशन थी जो अब इंप्लीमेंट हो चुकी है, आई थिंक 2019 के बाद से हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना स्ट्रक्चर वगैरह समझ आ रहा होगा कि क्या है कैसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने बात करी थी पहले, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब मैं उसी की एक्सटेंड कर रहा हूं कि कोऑपरेटिव्स में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना है, कैसे है, क्यों है।
देखो यार, इसका ना स्टार्टिंग में मैंने ओरिजिन बताया कि 1966 से एक ट्रेस हो सकता है इसका बैन। आरबीआई ने फिर इसको 1972 वगैरह में लॉन्च करा, क्या है कैसे है, किस सेक्टर को ये सर्व कर रहा है। सेक्टर को सर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर को सर्व नहीं कर रहा, एट द सेम टाइम ये एजुकेशन सेक्टर को सर्व कर रहा है, स्टार्टअप को कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को कर रहा है, बायोगैस प्लांट्स को कर रहा है। तो ये सारे सेक्टर्स को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्व कर रहा है, वीकर एरियाज को, वीकर सेगमेंट्स को, और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट्स को वहां पे ये ज्यादा सर्व करने की कोशिश कर। ठीक है, जैसे आप नीचे एग्जांपल, SC ST को, वीकर सेक्शन को, मार्जिनलाइज सेक्शंस को, हाउसिंग, एजुकेशन वगैरह, इन सबको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। ठीक, आई होप आपको ये पीपीटी भी समझ आ गई होगी, ज्यादा इसमें कुछ है। अच्छा, अब जो चेंज क्या है, देखो यार, अभी क्या है कि 45% ऑफ एएनबीसी इज नथिंग बट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। कितना क्रेडिट का परसेंटेज है? सीओ बीएससी आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है, ये ऑफ बैलेंस सिक्योरिटी होता है, जो आपको अभी नहीं जानना, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो मार्च 31 में 2021 में इसकी दो नोटिफिकेशन आई थी, एक अर्लियर थी, एक बाद में थी, और एक अब आई है रिसेंटली। पहले थी कि 45% है देना, और फेज मैनर में इसे 75% कर देंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को बाय 2024। बट क्योंकि अब गवर्नमेंट चाहती है कि डिसरप्शंस ना हो, इमीडिएट ट्रांसफर ना हो, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे कोऑपरेटिव, इतनी जल्दी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इस फेज मैनर को एक्सटेंड कर दिए। तो अब ये 75% का टारगेट ना 2026 तक एक्सटेंड हो गया। तो राइट नाउ इट्स 45%, बाय 2026 हम इसे फेस मैनर में 75% ऑफ एएनबीसी कर देंगे। ठीक है, ये इसका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का करंट अफेयर था, जो फाइनेंस में आपको टर्म पता होनी चाहिए, फैक्ट भी है। आप इसमें डिस्क्रिप्टिव में भी आप ये फैक्ट कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या, अच्छा, एक बहुत मेजर, अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की प्रॉब्लम पूछेंगे तो मैं इसमें बोलूंगा कि यार रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा। और ये आरबीआई ने भी कन्फ्रंट करा कि रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा। किसी डिस्ट्रिक्ट में तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो रही है, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम हो रही है। मैंने आपको कहा था, क्योंकि प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, बैंक के विल पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो देना चाह रहा है नहीं देना चाह रहा। और आपको पता है, मैनिपुलेट करने का, चाहे आरबीआई का मैंडेट हो, मैनिपुलेट करने के बहुत तरीके हो जाते हैं। तो इसी को काउंटर करने के लिए ना आरबीआई एक चीज लेके आया, एक स्कीम लेके आया, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्या मतलब है सिंपल वर्ड्स में? देखो, जैसे अगर ये पीपीटी को हम रीड कर रहे हैं तो पहले रीड कर लेते हैं। टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज वगैरह, फ्लो ऑफ क्रेडिट डिसइंसेंटिव। ठीक है, हायर वेट देंगे, 125% वुड बी असाइन टू द इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन द identified districts where the credit flow is comparatively lower, per capita PSL less than 6,000, and lower weight 90% would be assigned for incremental priority sector credit in the identified district where the credit flow is comparatively higher, per capita PSL greater than 25,000। क्या मतलब है इसका एग्जैक्ट? चलो डीकोड करते हैं, सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड। देखो क्या है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने इस स्लाइड पे दी। यार 100 रुपीज है। अब बैंक, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं यार, अगर तुमने उस डिस्ट्रिक्ट में दिए जहां पे ऑलरेडी फ्लो ऑफ क्रेडिट लेस है, दैट वुड बी हैव अ वेट ऑफ 125%। मतलब क्या हुआ सर? अगर देखो, जैसे कमर्शियल बैंक है, उसका जो मैंडेट है वो 40% ऑफ एएनबीसी। सो अगर वो 100 में से 40 रुपए प्रायोरिटी सेक्टर का देना है उसने, तो सपोज बैंक गेव ओनली 32 लोन। अगर 32 रुपीज का ही लोन दिया और उसका वेट है कितना, 125%, 32 × 1.25 इज इक्वल टू 40। मतलब ये क्या कर रहा है कि इसे यार कह रहा है कि इंसेंटिवाइज कर रहा है कि आप दो तो सही। आप अगर इधर जहां पे ऑलरेडी लेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट दे रहे हो, तो इसका वेट बढ़ा देंगे। अगर आप 32 भी दे रहे हो, हम इसको 40% कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसेंटिवाइज का तरीका है कि यार यहाँ तो देखो, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा लेस क्रेडिट फ्लो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लेस है क्रेडिट फ्लो। आप इसको इंसेंटिवाइज कैसे करोगे? आरबीआई ने कहा हम इसे 125% वेट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 100 रुपए क्रेडिट डिसबर्स कर रहे हैं लोन का, और 40% उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, तो आप 40 मत दो, आप 32 दो, क्योंकि वेट 125 है। तो 32 × 1.25 इज इक्वल टू 40 हो गया। आप 32 में दो, लेकिन दो जरूर, आपका काम हो जाएगा। वेयर एज डिसइंसेंटिवाइज आपको काम करना है जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ज्यादा, पर कैपिटा ज्यादा है, मोर देन 6,000, वहां पे वेट 90% है। मतलब वहां 40 रुपए से ज्यादा देने पड़ जाएंगे। यू हैव टू पे मोर देन 40 रुपीज। अगर आप 40 से ज्यादा करोगे, तब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, क्योंकि वेट 90%। ये डिसइंसेंटिवाइज करने का एक तरीका है।
सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा जो 2021 से लागू हो चुका है। स्टेप ऑफ आरबीआई विल मेक ग्रोथ इंक्लूसिव अक्रॉस ज्योग्राफी ऑल्सो, विच वॉज अर्लियर फोकसिंग ओनली ऑन सेक्टर्स। परफेक्ट एग्जाम्पल है इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, किसमें? फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिविटी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो जो आरबीआई ने इंस्टॉल करा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये एक सेपरेट सॉर्ट ऑफ ऑफर है। तो कुछ नहीं है, एक डैशबोर्ड इंट्रोड्यूस करा हुआ है हमारे आरबीआई गवर्नर ने, अंतर्दृष्टि, नथिंग विच कीप्स अ टैब ऑन कि कितना इंक्लूसिवनेस हुई है, कौन से पैरामीटर्स है कि कितना यार फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, अक्रॉस लेवल डाइवर्सिटी अक्रॉस लेवल पे हो रहा है या नहीं हो रहा, जोग्राफिकल लेवल पे हो रहा है नहीं हो रहा है, ये उसका टैब रखता है। तो एक डैशबोर्ड है जहां आप अपने फैक्ट्स वगैरह चेक कर सकते हो। आरबीआई ने एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी बनाया, डायमेंशन जैसे एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी वगैरह। तो ये आपका एक करंट अफेयर होगा कि यार ठीक है, ये वाला डैशबोर्ड आया जो टैप कर रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो रहा है देश में, दैट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स, ये तो अब रिपोर्ट्स भी आती हैं इसकी। तो आई होप ये आपको ये वाला करंट अफेयर समझ आ गया होगा। सी, डेटा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पता क्या होता है? डेटा हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। अगर आपको डेटा ही नहीं पता कि कितनी पॉलिसी, कितना इंक्लूसिवनेस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कौन सा सेगमेंट है, कौन सा सेक्टर ऑफ सोसाइटी है जो एक्सक्लूड है, वो अभी भी नहीं हो रहा, तो आप पॉलिसी कैसे फ्रेम करोगे? दैट्स वाई डेटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन, इज इट रियली हैपनिंग, ये थोड़ा आपका डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा। तो मैंने अभी बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल, काफी अच्छा आर्टिकल था लिखा हुआ, वो मैंने पढ़ा, तो उसमें काफी फैक्ट्स प्रेजेंट करे थे, स्पेशली इफ यू कंसिडर वुमेन। यार फॉर मी, वुमेन का भी इतना ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ नहीं है। कैसे? पहली रिपोर्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फिनटेक्स 2021, बैंक अकाउंट ओनरशिप हैज इंक्रीज टू 78%, बट वुमेन आर 13 परसेंटेज पॉइंट्स आर लेस लाइकली टू यूज देयर बैंक अकाउंट फॉर डिजिटल पे। दो आपको पता चल रहा होगा कि यार जनधन योजना आई, बैंक अकाउंट एक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी वुमेन जो है ना, वो डिजिटल पेमेंट इतनी ज्यादा हो नहीं रही है, और ये स्पेशली रूरल एरिया में ज्यादा। रूरल एरिया में एक और बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब आप लोन लेने जाता है ना, कोई वुमेन लोन लेने जाती है, कोई भी, चाहे स्टार्टअप वगैरह हो या फिर टू व्हीलर परचेज करने के लिए हो, उससे पूछा जाता है कि यार अपने साथ मेल गारंटर को लेके आओ, या कोलेटर लेके आओ, या एक मेल गारंटर को लेके आओ। तो भी आपको इसमें लग रहा होगा कि पेट्रियार्कल सेटअप बहुत ज्यादा है, वुमेन की भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं आई है। वो एक एरिया है जहां गवर्नमेंट को ज्यादा पॉलिसीज लानी चाहिए, आरबीआई को काम करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। सेकंड पॉइंट देखो, इंडेक्स ऑल्सो हाईलाइट्स दैट दो वुमेन टेंड्स टू सेव मोर, ओनली 28% वुमेन यूजेस सेविंग अकाउंट। ये शॉकिंग है थोड़ा। और ये तो हमें भी पता है कि हमारे घर में जो है, हमारी मदर जो है वो ज्यादा सेव करती है, लेकिन अगर पता चले कि सिर्फ 28% वुमेन ही सेविंग अकाउंट कर रही है, इसका मतलब अभी बैंक इंक्लूसिविटी ज्यादा नहीं है, अभी इंक्लूजन इतना ज्यादा डीपन नहीं हो रहा। दो होलिस्टिकली अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज टेकिंग प्लेस, वो प्रोग्रेस हो रहा है, पर वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे नहीं, अभी हम बैकवर्ड है इस चीज में काफी। Recent institute by the CFA, recent report by the CFA Institute highlights women make up only 15% of management roles in financial services. यार ये इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर वुमेन 15% ऑफ मैनेजमेंट रोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी बाजार .com में बहुत सारी पॉलिसीज है, ठीक है, आप इंश्योरेंस परचेज करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह हो, पर अगर वही मैनेजमेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज है, वहां की मैनेजमेंट में ही अगर वुमेन्स नहीं है, तो क्या वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी बनेगी? कभी नहीं बन सकती, हो ही नहीं सकता कि आप वुमेन का पर्सपेक्टिव समझ लो। ठीक है, तो आप स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ अदर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे वेबर कहता है ना कि वस्तेहन, स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ अदर, किसी और को समझना है तो उसके जूतों में आप अपना पैर रखे। वो मुश्किल है, वो इतना आसान नहीं है कि मेल सेंट्रिक है और वो सब कुछ कर लेगा, वो सोच लेगा वुमेन के बारे में। नहीं यार, वुमेन होनी चाहिए वहां टॉप ऑर्डर पे, ताकि आपको रियलाइज हो कि वुमेन सेंट्रिक नीड्स क्या है और वुमेन्स को कैसे इंक्लूड करा जाए इस फाइनेंशियल सिस्टम में। और एक टर्म यूज होता है बहुत ज्यादा, श्रिंक इट एंड पिंक इट। फॉर एग्जाम्पल, मेल क्या करते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी ये जाती है कि यार ऑफिस में अगर पिंक सब कुछ कर देंगे तो शायद फेमिनिस्ट जो हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी और काफी अट्रैक्ट होंगी कि पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है, ये बस एक दिखावा है जिसको हम कहते हैं श्रिंक इट एंड पिंक इट, बस इट रियल पर्पस इसका कोई सर्व नहीं हो रहा अभी तो। सो हाँ, ऑल दीज डाटा सजेस्ट अ नेशन वी स्टिल डोंट हैव एनी कंक्रीट सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर वुमेन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको डालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी कुछ जो आपको समझनी थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक और पार्ट बताता हूँ आपको कि यार कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड वर्कर्स होते हैं। अब हाउस होल्ड वर्कर्स भी जो होते हैं ना, स्पेशली कोरोना के टाइम पे,
तो उनके पास भी वो अकाउंट्स नहीं थे उस टाइम पे। अकाउंट ज्यादा खुल रहे थे क्योंकि कुछ उनके अकाउंट में रखवाना था या जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तब अकाउंट में रखवाना था। पर एज सच अभी भी उनके पास इतने, अगर आप देखने में जाओ तो उनके पास अकाउंट नहीं है, वो कैश में डील कर रहे हैं काफी। ठीक है, तो बस यही था। आई होप आपको अच्छी पसंद आया होगा कंटेंट। थैंक्स।